हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 8 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर फ्रिक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज वाइल विद स्पाइक्स। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको ये बताना है कि जो खिलाड़ी होते हैं, स्पोर्ट्समैन यानी जो खिलाड़ी होते हैं, वो अपने ऐसे जूते यानी खेलते हुए ऐसे जूते का उपयोग क्यों करते हैं जिनके नीचे स्पाइक्स यानी जो थ्रेड होती है या कांटे होते हैं, इस तरीके के होते हैं। यानी आपसे ये पूछा गया है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे शूज का उपयोग क्यों करते हैं जिनके नीचे स्पाइक्स होते हैं। ठीक है, यानी जैसे कि आपका रबड़ के जो धागे होते हैं या कांटे टाइप के जो होते हैं, ऐसे जूतों का ये उपयोग क्यों करते हैं, ये आपसे पूछा गया। अब अगर हम बात करें स्पोर्ट्समैन के शूज की, तो हम ये जानते हैं कि ज्यादातर जो खेल होते हैं उसमें भागने का बहुत काम होता है, यानी भागना दौड़ना बहुत, मतलब जो है आपका जो मैक्सिमम गेम्स होते हैं उनमें भागना दौड़ना होता है। अब क्या होता है, जो खिलाड़ी होते हैं इस कारण से ऐसे जूतों का उपयोग करते हैं ताकि वो अपनी स्पीड पे काबू रख सके। जैसे कई बार उन्हें रुकना होता है, कई बार उन्हें तेज भागना होता है, तो ताकि अच्छी ग्रिप बन पाए, यानी जो फर्श है या जो ग्राउंड है उसके साथ उनके जूतों की अच्छी ग्रिप बन पाए और वो अच्छे से भाग पाए, रुक पाए। तो इसलिए वो स्पाइक्स का या ऐसे जूते जिन पे स्पाइक्स होते हैं, जिन पे कांटे होते हैं नीचे से, उनका उपयोग करते हैं। क्योंकि जो आपके स्पाइक्स होते हैं इनके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स होता है यानी जो घर्षण बल होता है वो इंक्रीज यानी बढ़ जाता है, जिस कारण जो आपके खिलाड़ी होते हैं वो ग्राउंड्स में अच्छे से भाग पाते हैं और दौड़ पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, स्पोर्ट्समैन यूजेस शूज विद स्पाइक्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड द सरफेस। यानी जो खिलाड़ी होते हैं वो ऐसे जूतों का उपयोग करते हैं जिसमें नीचे स्पाइक्स लगे होते हैं, यानी कांटे लगे होते हैं या रबड़ के जो थ्रेड्स होते हैं वो लगे होते हैं। क्यों करते हैं ऐसे जूते का उपयोग? ताकि जो जूता है और जो सतह है यानी ग्राउंड है उनके बीच की जो फ्रिक्शनल फोर्स है यानी जो घर्षण बल है, क्या है, घर्षण बल है, उसे वो बढ़ा सके ताकि वो इजीली आसानी से भाग पाए, अपनी बॉडी को एकदम से रोक पाए। इसलिए इस तरीके के जूते का वो उपयोग करते हैं। So the shoes with spikes do not slip while the sportsman run or play. तो जो जूते होते हैं जिनमें स्पाइक्स लगा होता है, ऐसे जूते फ्रिक्शन के कारण जो है स्पोर्ट्समैन यानी कि जो खिलाड़ी होते हैं उनकी मदद करते हैं कि वो अच्छे से खेल पाए, वो अच्छे से भाग पाए और भागते समय वो स्लिप यानी फिसले। तो यही कारण है कि जो आपके जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके जो जूते होते हैं या जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं उनके नीचे स्पाइक्स होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, इकबाल हैज टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड सीमा हैज टू पुश अ सिमिलर हैवियर बॉक्स ऑन द सेम फ्लोर। यानी जो इकबाल है, इकबाल को क्या करना होता है, इकबाल क्या करता है, एक हल्का बॉक्स है, एक हल्का डिब्बा है, उसे धक्का मार, और सीमा क्या करती है, उसी फ्लोर पे, उसी फर्श पे एक भारी बॉक्स को धक्का मारती है। Who will have to apply a larger force and why? आपको ये बताना है कि किसको अत्यधिक बल लगाना होगा और क्यों लगाना होगा, ये आपको बताना। यानी आपको ये कहा गया है कि जो इकबाल है वो एक हल्के बॉक्स को धक्का मारता है, वहीं जो सीमा है वो भारी बॉक्स को यानी जो हैवी बॉक्स है उसे धक्का मारती है। आपको बताना है दोनों में से कौन ज्यादा फोर्स लगाए।
अगर हम डब्बे की बात करें या बॉक्स की बात करें तो एक बॉक्स आपका हल्का है, कैसा है, लाइट है, यानी हल्का है। वहीं जो दूसरा बॉक्स है वो कैसा है, भारी है, यानी हैवी है। अब सरफेस तो सेम है, दोनों बॉक्स के लिए, दोनों डब्बों के लिए जो सतह है वो सेम है, लेकिन क्या होगा, जो आपका हैवियर बॉक्स है यानी जो भारी बॉक्स है, क्योंकि ये भारी है इस कारण क्या होगा, इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है, या इस पे जो घर्षण बल लगेगा, इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो इसके फोर्स के अगेंस्ट यानी इसके मोशन के अगेंस्ट जो घर्षण बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा, किसके कंपैरिजन में, हल्के जो बॉक्स है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है। यही कारण है कि ये जो आपका हैवी बॉक्स है इसको धक्का देने में ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी, ताकि हम जो ज्यादा अमाउंट का फ्रिक्शनल फोर्स है या घर्षण बल है उसे हम ओवरकम कर सके, यानी उससे हम पार पा सके। तो अगर हम इन दोनों केसेस की बात करें तो इसमें जो सीमा है, क्योंकि सीमा जो है वो एक ऐसे बॉक्स को धक्का मार रही है जो कि भारी है, ठीक है, कैसे बॉक्स को धक्का मारी है, जो कि भारी है, तो यही कारण है कि सीमा को ज्यादा या अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, इकबाल के कंपैरिजन में। तो इसका जो आंसर है वो ये है, a heavy box produces more friction as it is pressed hard against the opposite force। अब क्या बोला जा रहा है कि जो भारी वस्तु होती है उस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, उस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, क्योंकि आप देख सकते हैं क्योंकि हैवी है तो जिस कारण ये ज्यादा प्रेस करेगी, ज्यादा बल लगाएगी, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, इस कारण, ठीक है, दूसरे सरफेस पे, सो सीमा विल हैव टू अप्लाई अ लार्जर फोर्स। यही कारण है कि सीमा को ज्यादा या अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी इस केस में सीमा को अत्यधिक जो है बल लगाना पड़ेगा बॉक्स को खिसका। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको ये बताना है कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम क्यों होता है, यानी उसकी जो अमाउंट है वो कम क्यों होती है, ये आपको बताना। तो हमारे पास दो तरीके के फ्रिक्शन है, एक है स्लाइडिंग, दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है या वो घर्षण बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु एक पोजीशन में या एक स्थिति पे जो है रहती है, यानी कि वो मूव नहीं करती है, वो एक जगह स्थिर रहे। वहीं अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन की बात करें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है, ये फ्रिक्शन तब आता है या तब जो है ये आपको दिखाई देता है या आपको महसूस होता है जब दो वस्तुएं आपस में स्लाइड कर रही होती हैं। क्या कर रही होती है, स्लाइड कर रही होती है। अब अगर हम बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण कोई भी वस्तु एक जो है स्थिति पे स्थिर है, यानी कि जब वो एक स्थिति पे स्थिर है तो जो आपके जो दोनों सरफेसेस हैं, यानी जो बॉडी स्थिर है या जो वस्तु स्थिर है वो, और नीचे की जो सतह है, सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे क्या है आपका कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट में जो इंटरलॉकिंग होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी, जिस कारण बहुत अच्छा अमाउंट का आपका फ्रिक्शन लगेगा, जिसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जिसकी अमाउंट ज्यादा होती है, यानी जिसकी जो ज्यादा होता है और आपकी जो ये वस्तु है ये मूव नहीं कर पाती। वहीं अगर हम बात करें दो ऐसी वस्तुओं की जो कि स्लाइड कर रही हैं, ठीक है, क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो क्या हो रहा है इसमें, क्योंकि दोनों क्या कर रही है, आपस में स्लाइड कर रही है, दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, क्या कर रही है, फिसल रही है, रिलेटिव मोशन है, ये इधर को मूव कर रहा है और क्या हो रहा है, फिर इससे एक घर्षण बल लग रहा है, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो इसके मोशन के अगेंस्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट की गति के विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है,
ठीक है। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इसके मोशन को अपोज करता है, लेकिन जो हमने यहाँ से फोर्स लगाया है या बल लगाया है जिसके कारण ये बॉडी क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, वो क्या है, वो इतना है कि वो इस जो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है इसको पार पा सक रहा है, यानी ओवरकम कर पा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, इस वस्तु को स्लाइड करने के लिए बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। और जो सरफेस है, ये जो बॉडीज हैं, ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं, इनके बीच का जो कांटेक्ट है, जो संपर्क है, तो ये जो दो सरफेस है इनके बीच का जो संपर्क है वो कुछ देर के लिए हो रहा है, इसलिए जो इंटरलॉकिंग इन दोनों वस्तुओं के सरफेस के बीच में यानी इनकी सतह के बीच में हो रही है वो कम हो रही है, कम देर के लिए हो रही है, जिस कारण भी जो घर्षण बल लग रहा है वो बहुत ही कम लग। तो यही कारण है कि जो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। The sliding friction is less than static friction because the sliding object gets less time to interlock into the contact points on the floor. Sliding friction जो होता है वो कम होता है static friction के। क्यों होता है? क्योंकि जो स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट होती है यानी ऐसी वस्तुएं जो आपस में क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, इनके बीच में जो इंटरलॉकिंग होती है, जो इनके बीच में इंटरलॉकिंग बनती है वो बहुत थोड़े से समय के लिए बनती है। तो इट इज समवट इजियर टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। तो इसलिए क्या होता है कि जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मूव कर रहे होते हैं उनके बीच में इंटरलॉकिंग बहुत ही कम देर के लिए बनती है और बहुत ही कम बनती है। यही कारण है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है, क्या कर रही है, गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो अगर उसको मोशन में रखना इजी होता है किसके कंपैरिजन में, कोई एक वस्तु जो कि स्थिर अवस्था में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, उसको मूव कराना यानी उसे गति देना जो होता है वो ज्यादा टफ होता है। यही कारण है कि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, या हम ये कह सकते हैं कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो कम होता है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, गिव एग्जांपल्स टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ अ फ्रेंड एंड अ फोe। यानी आपको ये बताना है कि जो फ्रिक्शन होता है, जो घर्षण बल है, वो फ्रेंड भी है यानी मित्र भी है और फॉय भी है यानी शत्रु भी है। अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आपको ये बताना है कि जो घर्षण बल होता है वो किस तरीके से हमारे लिए लाभदायक है और किस तरीके से हमें हानि पहुंचा या हमारे लिए हानिकारक हो। तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन की तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये हमारे फ्रेंड के तौर पे, यानी ऐसी जगह बहुत है जहाँ पे हमें, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जहाँ पे हमें फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल को बढ़ाने की आवश्यकता हो। जैसे कि आपके जो टायर होते हैं, टायर्स में जो है थ्रेड, उस पे जो थ्रेड होती है, जो टायर पे थ्रेड होती है, उसे बनाया जाता है ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो, जिससे क्या हो कि आपकी जो गाड़ी है वो कभी स्लिप ना हो, यानी उस पर फ्रिक्शनल फोर्स, जो उसकी टायर है उन पर फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण बल अच्छा लग पाए और जो है आपकी गाड़ी फिसले। इसी तरीके से जो आपके जूते होते हैं, जूतों के नीचे जो खांचे बनाए जाते हैं, तो वो क्यों बनाए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से चल पाए, जो है उन खांचों के कारण अच्छा फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल लग पाए जूतों पे और आपको चलने में आसानी हो या भागने दौड़ने में आपको आसानी। इसी तरीके से आपकी जो माचिस होता है, जब भी आप माचिस की तिल्ली को जलाते हैं तो आप ये जानते हैं कि जो आपकी माचिस की डिब्बी होती है उसके साइड में, यानी ये जैसे कि आपकी माचिस की तिल्ली है, जैसे कि आपने अभी पढ़ा था, यहाँ पे क्या होता है आपने देखा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है खुरदुरा सा,
ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो माचिस की तीली होती है उसे यहाँ पे आप रगड़ते हैं ताकि वो जल जाए। तो यहाँ पे भी आप फ्रिक्शनल फोर्स का उपयोग कर रहे हैं ताकि आपकी जो तीली है वो जल जाए। इसी तरीके से जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बहुत सारे लाभ है, यानी वो हमारे लिए मित्र की तरह काम। इसी तरीके से अगर हम बात करें फॉय यानी कि एक दुश्मन की तरह, या फिर ऐसे कि जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमारे लिए हानिकारक है, तो उसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि आपके जो जूते के तलवे होते हैं वो घिस जाते हैं चल चल। तो बेसिकली क्यों घिस पाते हैं वो, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, घर्षण बल के कारण ही वो क्या कर पाते हैं, घिस जाते। इसी तरीके से आपकी जो मशीन होती है, मशीनों के जो पुर्जे होते हैं वो जब चलती है तो उसके बीच में क्या होता है, मशीन के पुर्जों के बीच में जो है स्लाइड होते हैं, वो घूमते हैं, आपस में टकराते हैं, स्लाइड होते हैं, रगड़ते हैं। तो जिस कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स उत्पन्न होता है, घर्षण बल उत्पन्न होता है, और आपकी जो मशीनें होती हैं वो गर्म हो जाती है, जिनसे मशीनों के जो पुर्जे होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसी तरीके से जो आपके फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी बहुत सारी हानियां हैं। तो जो ये क्वेश्चन है इसका जो आप आंसर लिखेंगे कुछ इस तरीके से लिखेंगे। आंसर, some points are given below which shows that friction is both a friend and a foe। यानी यहाँ पे बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं और पॉइंट्स दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, जिनसे आप ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है, घर्षण बल है, वो फ्रेंड भी है और फॉय। फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड, फ्रिक्शन को, घर्षण बल को अगर हम फ्रेंड के तौर पे ले, इट अलाउ अस टू ग्रिप एंड कैच एनी ऑब्जेक्ट। ये हमें मदद करता है कि हम ग्रिप बना सके और किसी भी वस्तु को कैच कर सके। दूसरा, इट हेल्प्स टू वॉक कंफर्टेबली ऑन द फ्लोर। ये हमारी मदद करता है ताकि हम आराम से फर्श के ऊपर चल सकें। तीसरा है, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज द स्पीड एंड टू स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। ये हमारी मदद करता है ताकि हम कोई भी जो आपकी ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसकी स्पीड कम कर सके, उसकी जो चाल है उसे कम कर सके और उसे रोक सके। यानी कोई भी वस्तु चल रही है उसे रोक पाए, उसकी स्पीड को, उसकी चाल को कम कर ले, तो ये हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो मदद करे। इट हेल्प्स अस टू राइट, ये हमें लिखने में मदद करता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन एज अ फॉय। इट कॉजेज वेयर एंड टेयर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है, जो वस्तुएं होती हैं उनको खराब कर देता है, उन्हें तोड़ देता है। जैसे कि हम बात करते हैं जूतों की, जूतों के जो तलवे होते हैं, ठीक है, मशीन के पुर्जे होते हैं, तो ये क्या होता है, घर्षण बल के कारण क्या होता है, इसमें जो है ये स्लाइड करते हैं, इसमें घर्षण बल उत्पन्न होता है, इस पे हीट उत्पन्न हो जाती है, जिस कारण, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और जो वस्तु है यानी जैसे कि ये ऑब्जेक्ट्स जो है ये खराब हो जाए। इट कॉजेज डैमेज टू द पेयर ऑफ machines, parts of machines and tools which further require money to get them repaired। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही जो मशीन है, उनके जो पुर्जे होते हैं, उनके जो भाग हैं, वो डैमेज हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, जिस कारण हमें पैसे चाहिए होते ताकि हम उसे ठीक कर पाए। यानी ये हमारा एक तरीके से नुकसान करता है। It reduces the speed of moving objects, so more force is required। ये क्या करता है, कोई भी चलती हुई वस्तु की स्पीड यानी चाल को कम कर देता है। क्या करता है, चाल को कम कर देता है, ताकि क्या हो, जैसे आपकी बॉडी रुक पाए। लेकिन अगर हमें उसे मोशन में रखना है तो हमें फिर बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, बहुत ज्यादा बल लगाना पड़ता है, ताकि कि ये जो आपकी ऑब्जेक्ट है या जो भी आपका वाहन है वो आसानी से चलता है। इट प्रोड्यूसेस हर्डल्स इन मूविंग एनी ऑब्जेक्ट फ्रीली। ये क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु चल रही है, उसके बीच में हर्डल जो है यही डालता है। यही कारण होता है, जैसे कि आप कभी भी बॉल को ग्राउंड में क्या करते हैं, इस तरीके से लुढ़काते हैं, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद आपकी बॉल रुक जाती है। क्यों रुकती है, फ्रिक्शन के कारण, घर्षण बल के कारण। तो
ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड मस्ट हैव स्पेशल शेप। यानी आपसे ये कहा गया है कि जो वस्तुएं होती हैं जो कि फ्लूइड में, तरल में मूव करती है, गति करती है, उनकी एक स्पेसिफिक या विशिष्ट आकार क्यों होता है। कोई भी वस्तु जो है वो अगर किसी भी तरल में गमन करती है, चलती है या गति करती है, तो उनका एक विशिष्ट आकार क्यों होता है। ये आपको बताना है। तो अगर हम बात करें कि जो हमारे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वस्तुएं होती है जिनके विशिष्ट आकार होते हैं जो कि तरल में चलती है, जैसे कि आपके एरोप्लेन हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके की इनकी शेप क्यों बनाई जाती है? इस तरीके की इनकी शेप इसलिए बनाई जाती है क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपके तरल होते हैं यानी फ्लूइड्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। तो जब भी कोई भी वस्तु इनसे मूव होती है, इनसे गमन करती है या गति करती है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये उसको क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, उसका प्रतिरोध करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। यानी जो आपके फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स जो है इन मूविंग ऑब्जेक्ट यानी जो ये गतिमान वस्तुएं हैं इन पे लगता है। अब इस रेजिस्टेंस को या ये जो प्रतिरोध है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको पार पाने के लिए हमें काफी एनर्जी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि हमारे जहाज हो गए, हवाई जहाज वगैरह, इनकी हम एक स्पेसिफिक शेप बनाते हैं ताकि हम आसानी से जो ये फ्लूइड फ्रिक्शन है या तरल घर्षण बल जो है इससे हम पार पा सके और हमारा जो है कम फ्यूल लगे, हमारा जो आपके प्लेन्स है उनका जो फ्यूल है, ईंधन है, वो कम लगे और आसानी से वो फ्लूइड में या जो वायु है उसमें मूव करे। The objects moving in fluid must have a special shape to overcome the fluid friction acting on them. यानी वो वस्तुएं जो कि फ्लूइड यानी तरल से क्या करती है, तरल से चलती है या तरल से गतिमान होती है, तरल में गतिमान होती है, उनका एक विशिष्ट आकार होता है। क्या होता है, विशिष्ट आकार होता है, ताकि वो फ्लूइड फ्रिक्शन यानी जो तरल घर्षण बल है उसको पार पा सके। Efforts are therefore made to minimize the friction, so objects are given special shape having pointed fronts with little broader middle portion which get tapered at the back called streamline. तो यही कारण है कि जो आपके जो ऐसे ऑब्जेक्ट वस्तुएं होती हैं उनको एक स्पेशल शेप दिया जाता है, विशिष्ट जो है आकार दिया जाता है। जैसे कि आपके एरोप्लेन होते हैं, उनका जो फ्रंट पार्ट होता है वो नुकीला होता है, बीच का हिस्सा थोड़ा सा चौड़ा होता है और पीछे का जो हिस्सा होता है वो स्ट्रीमलाइंड होता है। और ये बेसिकली क्यों बनाया जाता है, ताकि जो आपका हवाई जहाज है तो जब वो वायु में चल रहा है, आसमान में चल रहा है, ठीक है, वायु के बीच में चल रहा है, तो वायु यानी जो आपकी इनके जो आपकी एयर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है उत्पन्न करेंगे, उसको वो ओवरकम कर पाए। इसी कारण से जो ये आपके जहाज होते हैं इनका इस तरीके का शेप बनाया जाता है या आकार बनाया जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन इज अ, यानी आपको बताना है कि घर्षण बल क्या होता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स यानी असंपर्क बल, कॉन्टैक्ट फोर्स यानी संपर्क बल, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल,
या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको ये बताना है कि घर्षण बल किस तरीके का बल है। अगर हम घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल कब लगता है, जब दो वस्तुओं की सरफेस यानी सतह के बीच में रिलेटिव मोशन हो, यानी दोनों क्या होते हैं, रिलेटिव मोशन में होते हैं, इनके बीच में जो है सापेक्ष गति होती है। अब जब ये मोशन में होते हैं तो इनके बीच में एक कांटेक्ट यानी संपर्क हो, क्या होता है, संपर्क होता है। इसी संपर्क के कारण और इस मोशन के कारण ही जो है ये जो दो वस्तुएं हैं इनके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो अगर हम आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है यानी घर्षण बल होता है वो एक कांटेक्ट फोर्स होता है यानी संपर्क बल होता है। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो कांटेक्ट फोर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ऐसी चीज है या निम्नलिखित कौन सा ऐसा है जो कि कम फ्रिक्शन यानी कम घर्षण बल को उत्पन्न कर। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन, तीसरा है कंपोजिट फ्रिक्शन और चौथा है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास 4 फ्रिक्शन दिए गए हैं, स्लाइडिंग, रोलिंग, कंपोजिट और स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा फ्रिक्शन है या घर्षण बल है जो कि कम होता है। तो इसमें अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा अमाउंट का फ्रिक्शन होता है क्योंकि इस फ्रिक्शन के कारण ही कोई भी वस्तु एक स्थिति पे स्थिर रहती है यानी वो मूव नहीं करती। वहीं अगर हम रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें तो रोलिंग फ्रिक्शन आपका कहाँ लगता है, जहाँ पे वस्तु रोल कर रही हो। ठीक है, क्या कर रही होती है, रोल कर रही होती, जैसे कि टायर्स होते हैं, रोलर्स होते हैं जिनमें लगे हुए पहिए लगे होते हैं। तो ऐसी जो वस्तुएं होती है इनके जो पहिए होते हैं और जो फर्श होता है या दूसरी जो सरफेस है उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है तो ये रोल्स के कारण यानी व्हील्स के कारण लगता है। तो आपने ये देखा होगा कि कोई भी वस्तु है उसे स्लाइड करना डिफिकल्ट होता है, यानी अगर हम उसको एक जगह से दूसरी जगह जो है घसीटते हुए या स्लाइड करते हुए लेके जाए तो हमें ज्यादा फोर्स यानी बल लगाना पड़ता है। वहीं अगर ऐसी वस्तुओं के नीचे कोई भी रोलर या फिर आपकी जो व्हील्स होती हैं, पहिए होते हैं, वो लगा दिए जाते हैं तो हम उस वस्तु को एक कमरे से दूसरे कमरे या एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में हमें आसानी हो। तो यही कारण है कि हम ये कह सकते हैं कि जो आपका रोलर्स होते हैं उनसे हमारा जो बॉडी का किसी भी वस्तु को अगर हमें मूव कराना है तो आसान हो जाता है। तो यही कारण है कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो सबसे कम अमाउंट का फ्रिक्शन है। अब हमारा अगला प्रश्न है फ्रिक्शन ऑलवेज, यानी आपको बताना है घर्षण हमेशा। पहला है ऑपोजिट द मोशन, यानी जो गति है उसको ऑपोज करता है। दूसरा है हेल्प द मोशन, यानी जो गति है उसकी मदद करता है। तीसरा है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ए और बी। चौथा है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। अगर हम घर्षण बल की बात करें तो घर्षण बल हमेशा हमने देखा है कि ये जब भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती है तो ये जो है घर्षण बल जो है इस सरफेस के बीच में जो है उत्पन्न होता है। और जब भी कोई रिलेटिव मोशन होता है तो ये आपको जो है महसूस होता है कि यहाँ पे घर्षण बल है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये क्या करता है। तो हम ये जानते हैं कि जो घर्षण बल होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है, यानी जो गति है उसके विपरीत वो कार्य करता है, उसको रेजिस्ट करता है, उसके विपरीत वो प्रतिरोध जो है उत्पन्न करता है।
तो अगर हम बात करें फ्रिक्शन ऑलवेज, तो इसके आगे जो स्टेटमेंट कंप्लीट होगा वो इस तरीके से होगा, ऑपोजिट द मोशन, यानी गति को प्रतिरोध करता है। क्या करता है? गति को प्रतिरोध करता है। या हम ये कह सकते हैं कि ये गति के अगेंस्ट कार्य करता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, फ्रिक्शन कैन रिड्यूस्ड बाय, हम घर्षण बल को कम कर सकते हैं। पहला है ऑयल से, तेल से, दूसरा है ग्रीस लगा के, तीसरा है पाउडर से, या डी ऑल ऑफ। यानी आपसे ये पूछा गया है कि घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है। घर्षण बल को कम कैसे किया जा सकता है? तेल लगा के, ग्रीस का उपयोग करके, पाउडर का उपयोग करके, या सभी। अगर हम बात करें ऑयल और ग्रीस की, तो हम क्या करते हैं, जो भी आपके मशीन्स होते हैं, जितने भी आपकी मशीनें होती हैं, उनमें हम ऑयल यानी तेल और ग्रीस का उपयोग करते हैं, ताकि मशीन के जो पार्ट हैं, उसके जो पुर्जे हैं, उनके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम हो और जो है मशीन जो है आराम से काम कर पाए। इसी तरीके से जब हम कैरम बोर्ड की बात करते हैं, तो कैरम बोर्ड में भी हम पाउडर छिड़क देते हैं, ताकि जो आपके कैरम के जो स्ट्राइकर होते हैं, गोटियां होती है, और जो कैरम बोर्ड की जो सतह होती है, उनके बीच में पाउडर की लेयर जो है फैल जाए और सरफेस स्मूथ यानी चिकनी हो जाए, ताकि आराम से जो गोटी है उस कैरम बोर्ड में मूव कर पाए और आप आसानी से खेल। तो अगर हम बात करें कि ऑयल की, ग्रीस की, पाउडर की, तो हम तीनों का उपयोग फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल को कम करने के लिए करें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। डी होगा ऑल ऑफ अबव या ऑल ऑफ दीज हो। इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन, आपको ये बताना है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। यहाँ पे बात की गई है स्टैटिक फ्रिक्शन की। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब आपकी बॉडी या वस्तु एक स्थिर अवस्था में होती है, स्टेशनरी पोजीशन में होती है। वहीं स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब दो वस्तुएं आपस में स्लाइड कर रही होती। इसी तरीके से रोलिंग फ्रिक्शन तब लगता है जब दो सतह आपस में रोल कर रही होती, यानी जब हम बात करते हैं किसी भी पहिए की, किसी भी रोलर की, और दूसरी कोई भी सतह हो, चाहे वो आपकी फर्श है या ग्राउंड। अब अगर हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा, यानी ये क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, उनसे कम नहीं होता। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में आंसर का चुनाव करें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, whenever the surface in contact tends to move or move with respect to each other, the force of friction comes into play। यानी जब भी कोई जो सरफेस है, कोई दो सतह हैं, वो आपस में संपर्क में होती है, दो सतह आपस में संपर्क में होती है और गति करती है, ठीक है, मूव करती है या एक दूसरे के सापेक्ष वो गति करती है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस केस में होता है ओनली इफ ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड। ये तभी होता है जब वस्तु ठोस है, जब वस्तु क्या है? ठोस है।
दूसरा है ओनली इफ वन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज लिक्विड, यानी दो में से एक जो वस्तु है वो लिक्विड है। एक वस्तु क्या है? लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड है आपकी। ओनली इफ वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर गैसियस, यानी दो में से एक जो वस्तु है वो गैस है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपकी वस्तु है वो सॉलिड है, ठोस है या तरल है, लिक्विड है या फिर गैस। तो ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपके सॉलिड जो होते हैं, जब सॉलिड आपस में कांटेक्ट में होते हैं तब भी लगता है, लिक्विड होते हैं या गैस होते हैं, यानी कि आपका चाहे किसी भी तरीके का जो मैटर है, किसी भी तरीके का जो आपका मैटर है उसमें आपका जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये लगता है। तो यानी अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो इन ऑप्शंस में जो सही ऑप्शंस है वो डी है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी ये फर्क नहीं पड़ता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है घर्षण बल। यानी ये जो तीनों मैटर के जो स्टेट हैं इनके कारण घर्षण बल होता है या उत्पन्न होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल। अगर हम किसी ब्लेड, जो आपकी नाइफ है उसकी जो ब्लेड है, यानी जो आपकी चाकू होता है, चाकू की जो ब्लेड होती है, उसको अगर हम शार्पन करना चाहते हैं, उसको अगर हम पैना करना चाहते हैं, तो हम उसे रगड़ते हैं किसी एक सरफेस में, यानी किसी सतह में। आपको ये बताना है कि इन सतहों में से कौन सी ऐसी सतह होगी या कौन सी ऐसी अच्छी सतह है जिसपे जो आपकी नाइफ है, चाकू है, उसको रगड़ने से वो पैनी हो जाए। पहला है स्टोन यानी पत्थर, दूसरा है प्लास्टिक ब्लॉक यानी जो आपका प्लास्टिक है उसका टुकड़ा, वुडन ब्लॉक वुड का यानी लकड़ी का टुकड़ा, ग्लास ब्लॉक यानी ग्लास का टुकड़ा। तो आपको ये बताना है कि इन जो ये चार वस्तु है इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसपे चाकू को रगड़ने से वो पैना हो जाए। अगर हम बात करें नाइफ की, हमें नाइफ को यानी चाकू को रगड़ना है तो हमें इसे स्टोन पे रगड़ना चाहिए। इस पे रगड़ना चाहिए, स्टोन पे रगड़ना चाहिए, ताकि इसकी जो सतह है या जो इसकी ब्लेड है वो पैनी हो सके। तो हमें हमेशा जब भी हमें चाकू की ब्लेड को पैना करना है, हमें इसे हमेशा स्टोन यानी पत्थर पर रगड़ना चाहिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है फ्रिक्शन उसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना भी होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।